करते हैं हमेशा की तरह से हमेशा की तरह से भगवत स्मरण के साथ में। सो उस परम पिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञतापूर्ण शब्दों को व्यक्त करने के लिए आज हमारे बीच कौन लीडर एक्साइटेड है, आगे बढ़े और आज की प्रार्थना से हम सेशन को शुरू करते हैं। कौन कराना चाहेंगे आज की प्रार्थना? सर परमिशन हो तो मैं करवा दूं। जी जी सर, बिल्कुल। ये तो आगे बढ़ना अपने आप में लीडरशिप की निशानी है, कोई जरूरत ही नहीं होती परमिशन की। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सब अपने अपने हाथ जोड़ेंगे और परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए अपने बोलेंगे। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली, शांतिपूर्ण और दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कार के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए और प्यारी एसोसिएशन के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद श्याम सुंदर जी। तो आज के हमारे बुक रीडिंग सेशन को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, और जैसा कि हम अभी हीरो वाली किताब में सेक्शन 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, आप लोगों में से किसी के सुझाव हो तो बताएं, ताकि अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ें। तो हमने सेक्शन 2 के अंदर क्या क्या पढ़ा, मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर देता हूँ, हेडिंग्स बता देता हूँ। हमने बिलीफ को पढ़ा। बिलीफ के बारे में, बिलीफ मतलब हीरोज जो भी है उनके बिलीफ किस तरह से होते हैं, कैसे बिलीफ हमारे काम करते हैं। फिर हमने माइंड ऑफ ए हीरो भी पढ़ा, है ना, हीरो का दिमाग किस तरह से काम करता है। और उससे पहले हमने विजन की बात भी की थी। विजन या हिंदी में स्वप्न लिखा हुआ हिंदी वाली किताब में, तो ड्रीम की बात यहाँ पर हुई थी। उसके बाद भी माइंड ऑफ ए हीरो की बात हुई थी। फिर हार्ट ऑफ ए हीरो की बात भी हुई थी, और उसके तहत जोखिम लेने की बात हुई थी, यानी टेकिंग रिस्क। और उसी के अंदर हमने कृतज्ञता की बात की थी, उसी के अंदर हमने इंट्यूशन की बात की थी, और उसी के अंदर कुछ हमने फियर वगैरह की बात भी की थी। देन द वे ऑफ ए हीरो, हीरो काम कैसे करता है, उसके तहत हमने एक गोल्डन रूल भी जाना था। कोई बताना चाहेगा वो गोल्डन रूल क्या था? द वे ऑफ हीरो में एक गोल्डन रूल का जिक्र हुआ था। कौन बताना चाहेगा कि वो गोल्डन रूल क्या था? उसके बाद हमने विनम्रता को पढ़ते हुए आगे बढ़े थे, और कभी भी हार नहीं मानने की बात हुई थी। सो इन्हीं सब बातों के इर्द गिर्द आज हम अपने टॉपिक को रखेंगे। तो अगर सबसे पहले तो मैं उस गोल्डन रूल के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, कौन मुझे बताएगा वो कौन सा गोल्डन रूल था जो सबसे पहले डिस्कस हुआ था वे ऑफ हीरो में? बहुत ही सिंपल सा रूल था, है ना? दूसरी तीसरी क्लास से हम पढ़ते आए हैं उस रूल को। आशा जी ने ज्वाइन किया। आशा जी कल क्विज बनाने में इंटरेस्टेड थे। आशा जी, आपकी क्विज की इच्छा के तहत एक क्वेश्चन है। द वे ऑफ ए हीरो में हमने पढ़ा था एक गोल्डन रूल, वो गोल्डन रूल क्या था? आप जो जैसा करेगा उसको वैसा मिले, आप अच्छा करो, हुआ ना। आपने थोड़ा सा उसका रूप बदल दिया, हालांकि आपने बात तो सही उठाई है। तो उसको एग्जैक्टली कोई बताना चाहेंगे? सर विनम्र 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 बनने के लिए कि हमेशा नहीं काइंडनेस रहे। नहीं, विनम्रता उसके अंदर सब सेक्शन सब टॉपिक था अलग से। बट गोल्डन रूल वाज, जैसा जो आप, आप चाहते हो कि लोग आपके साथ व्यवहार करें, आप वैसा उनके साथ करो। यस यस यस, बहुत खूब बहुत खूब। देखिए, सुनना और पढ़ना दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, याद नहीं रहती है, लेकिन जैसे हम वापस सुनते हैं तो फिर वापस वो कंफर्म हो जाती है और याद हो जाती है। तो दोनों ही काम पैरेलली इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा व्यवहार हमको करना है लोगों के साथ में, जैसा कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ करें। तो दैट वाज ए गोल्डन रूल, जो हीरो का काम करने का तरीका होता है। और उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कभी भी हार नहीं माननी है ना। सो कोई डाउट्स और क्वेश्चंस इन सब टॉपिक्स के अराउंड है तो पहले उसकी बात करें, या फिर समराइज करते हुए आगे बढ़े? समराइज करते हुए आगे बढ़ते हैं सर।
चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले हमने बिलीफ की बात की थी। बिलीफ में कुछ खास बातें थी। जो सबसे पहला, एक आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि आप किसी चीज को पा सकते हैं, कर सकते हैं, या आप वैसा बन सकते हैं। और उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है आपका सेल्फ टॉक, इनर टॉक, आत्मचर्चा। जो हम हर वक्त, हमारा दिमाग दिन भर बोलता रहता है, हम उसको सुनते रहते हैं, चटर पटर जो भी चलती रहती है। तो वो आत्मचर्चा किस डायरेक्शन में है, उसके साथ ही आपका विश्वास का संबंध रहेगा। परंतु बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम पैदा हुए थे तो हम एक जबरदस्त विश्वास लेके पैदा हुए थे। आप देखिए, किसी भी बच्चे को किसी भी चीज को लेके कोई डाउट नहीं होता। उसको लगता ही नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। बस जो उसके दिल में आता है वो उसके लिए एक्शन अपना डालना या अपना इच्छा को जाहिर करना शुरू कर देता है, बिना ये सोचे कि ये क्या होगा, कैसे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब लोग विश्वास के साथ में पैदा हुए हैं। और आज अगर हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि हमने हमारे बारे में जो लोगों ने कहा है उसको सच मान लिया है। और अब जब सच मान लिया है तो हमारा विश्वास कायम नहीं हो रहा है। तो अब उसका सीधा सा उल्टा काम करना है, उस आत्मचर्चा को रिजेक्ट करके नई आत्मचर्चा की तरफ बढ़ना है, विपरीत सोचना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई थी, इन सब के लिए करना क्या है, जस्ट एक कदम उठाना है अपने। पूरा का पूरा डायमंड जाने का 2 साल का, 1 साल का जो भी जर्नी है सामने, उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, वो सारी परेशानियों से, मानसिक परेशानियों से जूझने की बजाय सिर्फ डायमंड जाने के लिए पहला काम क्या करना है, वो काम आप अपना शुरू कर दीजिए। तो आपका कार्यक्रम आगे बढ़ने लगेगा। और जब आप विचार बदलेंगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई है वो विचारों के थ्रू ही तो हुई है। सो आत्मचर्चा बदलते ही वो प्रोग्रामिंग चेंज होने लगेगी। अब यहाँ पर एक और जो उल्लेखनीय बात थी वो ये थी कि हम ये नए विचार के थ्रू जो अपना नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहते हैं ब्रेन के अंदर, उसके लिए राइट टाइम कौन सा है, प्रॉपर टाइम कौन सा है। तो वो चीज समय जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं मेनली। और वो स्टेट होती है जब हम या तो रात को नींद आने से जस्ट पहले की चीज, स्थिति जब ना तो हम नींद में होते हैं ना ही हम जाग रहे होते हैं, या फिर सुबह जब हमारी आंख खुलती है उस समय, जब हम ना तो पूरी तरह जगे हुए होते हैं और ना ही हम सो रहे होते हैं, नींद में होते हैं। तो उस समय आपको अपने नए विचारों के बीज बोने हैं, उन नए विचारों की अफर्मेशन या थॉट अपने माइंड में लाने हैं, उसके थ्रू आप आगे बढ़ते हैं। एक और इसका भी तरीका उन्होंने बताया कि आपके लिए क्या लक्ष्य है, आप कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर समझना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा करिए कि जिस व्यक्ति को आप लाइक करते हैं, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, तो फिर उस व्यक्ति की कौन सी ऐसी खास बात है जो आपको अट्रैक्ट करती है, बस उस खास बात को पकड़िए और वही चीज आपके अंदर आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। उसी को थाम के, उसी रोशनी के साथ साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर बात हुई थी विजन की, यानी कि हम हिंदी की किताब में स्वप्न लिखा, जिसको ड्रीम हम जिसको बोलते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हम सबको पता ही ऑलरेडी कि सफलता की आपको अपनी तस्वीर बनानी है ना। तस्वीर के बिना कुछ नहीं होने वाला है। जितने भी लोग सफल हुए हैं, खासतौर से अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स के फील्ड में, चाहे और छोटे से मैच से लेके ओलंपिक तक, ओलंपियन की बात हो, और या फिर जो लोग एक्टिंग के जगत में है ना, अभिनय जगत में सफल हुए, उन सब ने इस टेक्निक का बखूबी इस्तेमाल किया होता है। जितने भी सफल एक्टर हैं, उन्होंने उस रोल को जो वो पर्दे पे करना जा रहे, स्टेज पे करना जा रहे होते हैं, उससे पहले उसको खुद अपने अंदर जिया होता है। तो वो जो तस्वीरें अपने लिए खुद के लिए उन्होंने बनाते हैं, वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारे को आगे बढ़ने के अंदर, सफलता के लिए। ये बहुत ही जरूरी चीज है। अब इसमें होता ये है कि हम ज्यादातर लोग एक आलस्य करते हैं या अविश्वास करते हैं लिखने के बारे में। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी सफलता की तस्वीर है, उसको इन माइक्रो डिटेल्स आपको लिखना है। और लिखना जरूरी क्यों है? अभी आजकल मैं देखता हूँ नई पीढ़ी के लोग कहते हैं हमने लैपटॉप पे अपना टाइप कर लिया है विजन, ड्रीम जो भी था। परंतु जहां तक अभी तक मेरी स्टडी है उसके मुताबिक हाथ से लिखने का अलग मतलब रीजन भी है और उसका अलग इम्पैक्ट भी है। वो क्या है, जब आप हाथ से लिखते हैं तो आपकी हथेली जो किताब की कॉपी के ऊपर टच हो रही है, वहां से लेके आपकी अंगुलियों के अंगूठे के प्रेशर जो पेन के ऊपर गिर रहे हैं, वहां से लेके आपके राइट साइड वाले ब्रेन तक पूरी एनर्जी एक्टिवेट होती है। और वो एक मानसिक तस्वीर आपके अंदर बनती है शब्द चित्रण के जरिए। शब्द जब आप लिखते हैं तो मानसिक तस्वीर साथ साथ आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर बनती चली जाती है। और यहाँ पर दो चीज उन्होंने बताई थी कि तस्वीर तो बनानी है, लेकिन एक तो तस्वीर वो बनानी है जो आपको इमीडिएट अपने 1 साल के अंदर अंदर घटित करनी है अपने जीवन के अंदर, और एक वो तस्वीर भी साथ में बनाइए जो आने वाले 5 सालों के अंदर आप अपने जीवन को देखना चाहते हैं।
और इस संबंध में हमने एक पोलराइड कैमरा वाली एनालॉजी का भी डिस्कशन किया था, आपको याद ही होगा, तो उसको जरूर ध्यान रखें। जिस तरह से पोलराइड कैमरा काम करता था, जस्ट ऐसे ही हमारा विजुअलाइजेशन और आत्मचित्रण किसी भी सफलता का काम करता है। देन हम आए थे हीरो के माइंड के अंदर बात करने के लिए। तो उसके हीरो के माइंड के अंदर खास बातें क्या होती है? सबसे पहले वो हमेशा आशावादी होता है। और आशावादिता क्या है? जब भी कोई आपके अंदर, मन के अंदर कोई इच्छा जगी, तो फिर उसके प्रति आशावादी रहना है। क्यों? क्योंकि इच्छा किसी भी चीज की, किसी के भी अंदर तब तक नहीं जग सकती जब तक कि आपको उस इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ न कुछ क्षमता, योग्यता भगवान ने दी होती है। अगर कोई ऐसी इच्छा आपके अंदर जगी है, जो चाहे आज इस दुनिया के अंदर है या नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर जगी है, तो इसका मतलब यही है, पहली चीज, कि उसके लिए आपके पास चाहे एकदम थोड़ी सी मात्रा में भी हो, आंशिक हो, लेकिन योग्यता और क्षमता अवश्य है। दूसरी, इस इच्छा से संबंधित एक बहुत बढ़िया कोटेशन साइंस ऑफ गेटिंग रिच में कुछ शब्दों में दिया गया। अगर आपके अंदर किसी तरह की इच्छा कोई जगी है, अगेन चाहे वो इस दुनिया में पहले से है या नहीं है, तो वो है क्या? डिजायर इज ए अनएक्सप्रेस्ड पॉसिबिलिटी। वो संभावना है जो अभी तक इस दुनिया में व्यक्त नहीं हुई है, या आपके जीवन में व्यक्त नहीं हुई है, एंड या फिर वो है फंक्शन है जो कि नॉट परफॉर्म्ड है, वो काम जो अभी तक इस दुनिया में आपके थ्रू होना था लेकिन नहीं हुआ है। तो ये इच्छा जब भी आपके अंदर जगती है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो सृष्टि है आपके थ्रू वो चीज करवाना चाह रही है। अब आप अपने आप को अपनी परिस्थितियों के या संसाधनों के चक्कर में उसको रिजेक्ट ना करें, उसके साथ आगे बढ़े। कैसे सफलता मिलेगी उसकी बात भी हम करेंगे। सो आशावादिता के साथ साथ जो द्वैतवाद का सिद्धांत है, लॉ ऑफ पोलैरिटी या लॉ ऑफ अपोजिटी को हम ध्यान रखें। हर चीज का दूसरा पहलू भी होता है। अगर जीवन के अंदर असफलता है, तो असफलता का दूसरा पहलू सफलता भी है। अगर आप सफलता के लिए काम करेंगे, अंधेरे में है, रोशनी करेंगे, तो अंधेरे का दूसरा पहलू सामने आएगा ही आएगा। अगर आप अंदर हैं, थोड़े से कदम बढ़ाएंगे, तो दूसरा पहलू बाहर का सामने आएगा ही आएगा। तो द्वैतवाद के जीवन के अंदर जीते हुए आपको एक और चीज अपने साथ में रखनी है, कृतज्ञता। कृतज्ञता वो चीज है जो कहते हैं कि सुप्रीम पावर से, वो तार है कृतज्ञता जो आपका कनेक्शन सुप्रीम पावर से करती है। और साथ ही साथ कृतज्ञ होना अपने आप में खुशी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो उस खुशी के जरिए ही हम, क्योंकि हमको पता है खुशी या कृतज्ञता, आशावादिता, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशंस है। और ये जब हाई फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशंस होती हैं जीवन के अंदर, तभी हम किसी चीज को कर सकते हैं। इसके अपोजिट निराशा, कृतज्ञता, उदासी, हताशा, ये सारी वो है जो लो फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशंस है। तो उनसे हमको बचना है। और कभी भी जीवन में किसी भी चीज को टेक इट ग्रांटेड ना करें, क्योंकि जो चीज आज हमारे पास है, कल वो नहीं भी तो हो सकती थी, या वापस भी तो जा सकती है। तो इसलिए जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञता रखना है। और ज्यादातर असफलता का जो कारण समझाया गया है वो ये है कि हम उस सफलता के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझते। इसलिए नहीं कि हमें वो योग्यता नहीं है, हम खुद को कहते रहते हैं कि आई कांट हैंडल दिस सक्सेस, है ना, वो सफलता हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। डायमंड हम नहीं है, तो सिंपल सा इसका रीजन यही है, कहीं डीप कॉन्शियस में जाके हमारे ये बात छिपी हुई है कि डायमंड के लिए जो ड्यूटीज होती है या डायमंड का जो रोल होता है वो हम नहीं कर पाएंगे। बस यही एक असफलता का कारण होता है। तो ये हीरो के माइंड की बातें थी, और अब हम चलते हैं, माइंड से हमेशा हार्ट बड़ा होता है, तो हार्ट की बात करते हैं, हीरो के हार्ट की बात। तो हीरो के हार्ट में क्या होता है? दिल में आशा, निराशा या विश्वास, अविश्वास एक साथ ही बसती है। लेकिन अगर आशा है या निराशा है, तो उसके दोनों के बीच के अंदर फर्क क्या है? वो है एक फियर का। जिस चीज ने हमको विकसित किया है, किताब में लिखा है, यानी कि जिस किसी भी शक्ति के हम अंश हैं, वो अंश फियर है, उसी का अंश फियर है। और वो हमारे साथ, हमारे जन्म के साथ में आया था। तो डर जो है वो कोई बुरी चीज नहीं है, डर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें, तो डर हमें भगवान ने हमारी सुरक्षा के लिए दिया है। लेकिन जो फिजिकल डर था पुराने समय का, वो आज नहीं रह के, आज दूसरे तरह का, मतलब हमारे को कोई शारीरिक खतरा नहीं है, लेकिन हमने कुछ मानसिक खतरे अपने मन में पाले हुए हैं, जिनकी वजह से हम आगे बढ़ने में अपने आप को रोक देते हैं। चाहे वो फेल्योर का डर हो, किसी भी चीज में, किसी एग्जाम में, किसी कंपटीशन में, प्रमोशन में, कहीं पे भी
इवन दो स्टेज पे बोलने में अपने आप को हम पाते हैं कि फेल हो जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, तो ये जो फियर है, ये मनोवैज्ञानिक फियर हम पाले रखते हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये इस दिल से इस डर को हटाने की बात करनी है। और डर हटाने का सिंपल सा तरीका है, पहली बात ये समझें कि कल्पना हमेशा वास्तविकता से बड़ी होती है। तो जो हमारी कल्पना यानी हमारी जो डिजायर और जो हमारी परिस्थितियां यानी कि रियलिटी है, इस समय वास्तविकता है, वो हमेशा छोटी होती है और कल्पना बड़ी होती है। तो अब ये छोटे से बड़े की तरफ जाने का जो गैप है, वही हमारा फियर होता है। उस फियर से हमको बचना है, उससे हमको निकलना है। और निकलने का तरीका क्या है? बस जो एक बहुत अच्छी किताब का जिक्र इस किताब में भी किया गया, हीरो में, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। सुसान जेफर्स की एक किताब है, उसको हमको जरूर पढ़ना चाहिए। और उसके अंदर जो बात मुख्य रूप से बताई गई है वो यही है कि किसी भी चीज से आपको डर लग रहा है तो सबसे पहले उसको करने के लिए अच्छी सी तैयारी कीजिए, और फिर उसके लिए जो पहला कदम है वो उठाइए, और पैरेलली उसको सफल, उस डर के ऊपर ओवरकम करते हुए अपने आप को देखते हुए एक मानसिक चित्रण, इमेजिन, आप विजुअलाइजेशन कीजिए साथ ही साथ। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जोखिम नहीं ले रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं, और रिस्क नहीं लेंगे तो आपको कभी भी अपने जीवन के अंदर आपके अंदर क्या ताकत है उसका नहीं पता लग सकता। जब आप जोखिम लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कितनी बड़ी पावर है। उसके बाद में हीरो के आर्ट के अंदर जो कृतज्ञता की बात थी, कृतज्ञता को सपने की चाबी यहाँ बताया गया है ना। वर्तमान पल में रहने की बात आजकल हम बहुत सुनते हैं ना, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। तो जब तक आप कृतज्ञ नहीं है तो आप प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रह ही नहीं सकते। और जितना ज्यादा आप कृतज्ञ होते हैं, फिर अगला जो खास बात है वो आपको अपने आप मिलती चली जाती है, और वो है इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। आपको अपने आप से मिलेगा, और हमेशा अंतर्ज्ञान जो है वो आपके ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमको जो कुछ भी पता है, इंट्यूशन अगर कुछ आ रहा है तो वो उससे ज्यादा सही है, उससे ज्यादा पावरफुल है। और क्यों? क्योंकि जो भी हमारा ज्ञान है, जो हमारा तर्क है, वो हमने सीखा है। लेकिन इंट्यूशन कहाँ से आ रहा है? उस सुप्रीम सोर्स से आ रहा है, जिसके बारे में, जिसके अंश हम है, तो वो चीज हमारे अंदर होनी होती है। और ये जो अंतर्ज्ञान होता है जस्ट एक फ्लैश के रूप में आता है। इसका मतलब है कि सृष्टि या यूनिवर्स आपके साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, उसको नोटिस करना है। और इस कम्युनिकेशन को पकड़ पाए हम, उसके लिए अपने आप को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शांत रखने से मतलब चुप या मौन से नहीं है, मान हमारा दिमाग कैसे शांत हो सके, चुप हो सके, उसके लिए प्रयास करना है। तो मेडिटेशन उसका तरीका हमको पता ही है, क्योंकि हमको ये भी पता है पैरेलली जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो जितने भी पहले प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं सब बंद करने पड़ते हैं, तभी कोई नया प्रोग्राम उसके अंदर इंस्टॉल हो सकता है। तो ये हीरो का काम कर, हार्ट की बात हुई, और उसके बाद में हीरो के तरीके की बात हुई थी। गोल्डन रूल हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन थी कि इंपॉर्टेंट पर्सन बनना बहुत ही अच्छी बात है, परंतु अच्छा पर्सन बनना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हम अच्छे व्यक्ति नहीं बन रहे हैं तो चूंकि हम उसी सृष्टि के, उसी परम महात्मा के अंश है, परमात्मा के अंश हैं, जो हम सब के अंदर व्याप्त है। तो हम सभी एक दूसरे के अंशित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ तो मैं एंटायर सृष्टि के साथ बुरा कर रहा हूँ, जो कि अगेंस्ट द नेचर लॉ होगा। और इसके बुरा ना कर पाए और हम अपनी सफलता से अभिभूत होकर कुछ गलत काम ना करें, उसके लिए फिर हमारे को विनम्रता की बात बताई गई थी। और विनम्रता की पावर के पीछे सिर्फ एक ही बात समझ लें कि विनम्रता से हम सुनने को तैयार हो जाते हैं। जब आप हम्बल है तो आप सुनेंगे, और जब आप सुनेंगे तो आप सीखेंगे, और सीखेंगे तो आप सिखाएंगे, और इसी तरीके से अपना एक्शंस डालेंगे, और दुनिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आपके थ्रू आना शुरू होगा। देन बात हुई थी कमिटमेंट की, जिसको हिंदी की किताब में समर्पण लिखा गया था। बेसिकली कमिटमेंट का मतलब बहुत गहरे में जाके समर्पण ही है, बट अगर अपन शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हिंदी में प्रतिबद्ध होना किसी चीज को लेके, वो कमिटमेंट है। और कमिटमेंट तब आएगा जब कोई चीज की आपके अंदर बर्निंग डिजायर हो, उसके बिना आप कमिटेड नहीं हो सकते। और जैसे ही अगर आपके अंदर कोई बर्निंग डिजायर है तो फिर आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होंगे, और जब कुछ भी कर गुजरने को तैयार है इसका मतलब आप उस चीज के लिए समर्पित हो गए। सो कमिटमेंट का जो हिंदी में समर्पण शब्द लिखा गया था वो डीप डाउन यही अर्थ था। और जो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जैसे ही आप कमिटेड होंगे, जैसे ही कोई आदमी को सीखने के लिए तैयार होता है, यानी कि अपने आप को इच्छा लाता है कि मुझे ये चीज सीखना है, तो सिखाने वाले खुद ब खुद उसके साथ में सामने प्रकट होने वाले होते हैं। तो समर्पण और सृष्टि का ये संबंध हमने देखा। उसके बाद में जो प्लान ए और बी की बात हुई, तो प्लान ए का मतलब ये है कि हमारे को जो भी चीज करने की बात, किसी इच्छा को करने के लिए समझ में आ रही है, हम उसके लिए कोई योजना बनाते हैं। बेसिकली योजना को यहाँ बहुत छोटी बात बताया गया है, क्योंकि योजना कैसे बनती है? जो कुछ भी आपको पता है, जो कुछ भी आपके पास संसाधन है,
उन्हीं के थ्रू, उन्हीं को लेके ही तो आप योजना बनाते हैं। तो योजना नहीं बनानी चाहिए, ऑल्दो पहला स्टेप किसी भी काम को करने का योजना ही होता है। तो योजना में भी हम जब योजना बनाते हैं तो जो मुख्य रूप से योजना समझ में आ रही होती है वो कुछ चैलेंजिंग होती है, उसके ऊपर काम करना। तो हम क्या करते हैं, एक प्लान बी साथ में और बना लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसे कर लेंगे, कुछ पीवी कम पड़ जाएंगे 100-200 तो क्या है, खरीद लेंगे 100-200 पीवी। तो ये मेरा प्लान बी हुआ किसी चीज को लेके। लेवल को लेने के लिए मुझे लगता है कि 500 पीवी लास्ट में कम पड़ रहे हैं, किसी भी तरह लास्ट तारीख भी आ रही है, नहीं हो रहे पूरे, तो मैंने अपना प्लान बी रेडी रखा हुआ है, फंड्स मैनेजमेंट किया और खट से 500 पीवी परचेजिंग कर लूंगा। तो प्लान बी पे कभी भी शिफ्ट नहीं होना है, क्योंकि प्लान बी बनाना ही नहीं है। जब आपके पास प्लान बी होगा तो आप कंफर्ट जोन के अंदर जाने के लिए रेडी रहेंगे, और सफलता हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर है। सो कभी भी हार नहीं माननी है। इस बात के साथ में ये टॉपिक खत्म हुआ था। तो हार नहीं माननी, उसकी बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस है। और एक्चुअली अगर हम बात करें तो असफलता भी तो एक निर्णय ही तो है। जब आप किसी चीज को पाने के लिए, सफल होने के लिए कुछ अपने एक्शंस डालते हैं, तो अब आप क्या कर रहे होते हैं, आपने एक निर्णय लिया होता है कि मुझे ये सफलता हासिल करनी है। और जब आप ये निर्णय लेते हैं या असफल 2-4 बार फेल होने के बाद आप अपने आप को मान लेते हैं कि अब मैं सफल नहीं हो सकता या सफल होना नहीं चाहता, मैं नहीं करना चाहता, इसको नहीं कर सकता, कुछ भी समझें, बट आपने एक अपने आप को मैसेज दिया कि अब आई विल नॉट ट्राई फॉर इट, मैं इसके लिए काम नहीं करूंगा। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ, आपने एक निर्णय लिया। पहले आपने सफलता के लिए निर्णय लिया था और अब आपने असफलता के लिए अपना निर्णय ले लिया है। तो अपना निर्णय कभी भी असफलता के लिए नहीं लेना है, सफलता के लिए लेना। और असफलता चूंकि एक निर्णय है, तो अगर हम इसको समझें तो किसी भी एक स्पोर्ट्समैन का आप उठा के देख लीजिए, उसने जो भी उपलब्धि हासिल करी उससे कितनी बार बहुत बड़ी बड़ी विफलताएं मिली होती है ना। एडिसन की बात करें तो 999 1000 में से 999 बार फेल होने के बाद आज हम एडिसन को याद किसके लिए करते हैं, उसकी असफलताओं के लिए थोड़ी करते हैं। सिर्फ उसका एक निर्णय था कि मुझे रुकना नहीं है, हर बार मुझे दोबारा से प्रयास करना है। तो जो 1000वां कदम था उसका, उसी ने उसको आज हमारे सामने एक आदर्श के रूप में रखा है। और वो तो कहते भी थे कि यदि हम खुद की योग्यताओं और क्षमताओं का प्रयोग करना सीख जाएं तो हम खुद को, दुनिया को नहीं, खुद को चकित कर देंगे। हमारे अंदर जो योग्यताएं और क्षमताएं छिपी हुई है, अगर हम रुकते नहीं है, अपने आप को एक असफलता के लिए डिसीजन नहीं करते हैं, अपना डिसीजन असफलता के फेवर में नहीं करते हैं, तो फिर ऐसी ऐसी योग्यताएं हमारे अंदर से निकल कर आएगी जो हमें खुद को ही चकित कर देगी, दुनिया को तो करेगी करेगी। इसी संबंध में हेलन केलर का भी एक स्टेटमेंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जब उनसे पूछा गया था कि दुनिया में अंधेपन, हेलन केलर आपको पता ही होगा कितने बड़ी सेलिब्रिटी पर्सनालिटी है, और वो जन्मजात अंधी थी, या पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, बाद में अंधी हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ उपलब्धियां हासिल की, उसके बाद उनका जब एक इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि आपको क्या लगता है दुनिया में अंधेपन से भी बड़ी कोई त्रासदी है क्या? किसी ने सुना ये स्टेटमेंट? सुबह की झपकी तो नहीं आ रही है आप लोगों को? सर मैंने मुझे थोड़ा याद आ रहा है, उन्होंने कहा था इट्स नॉट लैक ऑफ साइट बट इट्स लैक ऑफ विजन। यस यस, वेरी गुड आशा जी, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल उन्होंने यही कहा था कि किसी के पास अगर दृष्टि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर विजन नहीं है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दृष्टिकोण, इसी चीज को ध्यान रखते हुए हमको अपने लिए कभी भी असफलता का डिसीजन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि दूसरों की तरह से और किसी की तरह से हम, हमारे अंदर भी, डॉक्टर मोस्लो कहते हैं ना कि सुपर परफॉर्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए अपनी लाइफ की कुछ वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज से वो हटते नहीं है, और एक्चुअली ये वैल्यूज उनकी खुद की होती है ना। किसी समाज के थ्रू, किसी इम्प्रेसिव पर्सन के थ्रू, पर्सनालिटी के थ्रू, या सिचुएशंस और परिस्थितियों के कारण से, संसाधनों के कारण से कोई वैल्यूज वो नहीं क्रिएट करते हैं, वो उनकी वैल्यूज अपनी खुद की होती है। और जो इस तरह से सफल आदमियों की वैल्यूज होती है, सभी चीजें हमारे अंदर भी है, हम सबके अंदर है। असीमित प्रतिभा हमारे अंदर है। संसाधनों की, रिसोर्सेज की बात आती है तो ऑल रिसोर्सेज आर विद इन अस, हमारे अंदर ही है। हमको लगता है कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं है, लेकिन अगर हमको ऐसा लगता है तो हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दुनिया का हर रिसोर्स हमारे खुद के अंदर है। अगर हम डीप डाउन एक बर्निंग डिजायर रखेंगे तो वो संसाधन ऑटोमेटिकली हमारे थ्रू प्रकट हो जाएगा। और बस यहीं से शुरू करना है। आज से बढ़िया कोई दिन नहीं है। आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं।
आप जो चाहे पा सकते हैं, सब कुछ करने में हम सक्षम हैं। एक निर्णय मात्र आपको वो सब हासिल करवा सकता है जो कल्पना से भी बाहर है। अभी तक जो हमने सेक्शन 2 पढ़ा था हीरो का, उसके संबंध में जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ में शेयर किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एंड अब अगर कोई बात तो सभी लोग जो भी करना चाहें कर सकते हैं। सभी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन सुनना तो वन साइड ट्रैफिक हो गया ना। जब तक आपके अंदर कुछ उथल पुथल नहीं मच रही है इनको सबको सुनकर, तो मुझे नहीं लगता कि आपने सुना भी है। सो बिना किसी डाउट के, बिना किसी क्वेश्चन के कोई भी चीज होती नहीं है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन नहीं करते हैं तो हम आगे सीख भी नहीं पाते, बढ़ भी नहीं पाते। चलिए, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा विवेक जी को आगे के सेशन के लिए। तो मैं पूछना चाह रहा था तिलक जी। जी जी, वेलकम सर। तिलक जी, ये जानना चाहूंगा कि आप इसमें कई चीजें हैं, जैसे प्लान भी नहीं होना चाहिए, जी बट अगर आप प्लान भी नहीं रखेंगे, इट मीन्स लाइफ की अनसर्टेनिटीज के लिए आपने कोई आपने ऑप्शन ही नहीं रखा, है ना? तो अल्टीमेटली देयर ऑलवेज थिंग कि आप मतलब अनएक्सपेक्टेड के लिए कुछ सोच के प्लानिंग करके रखो, मतलब तो ये मेरा एक इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अ, अगर सपोज मतलब आई एम गोइंग समवेयर, और मैंने जैसा ट्रैवल में जैसा सोचा कि ऐसा हो जाएगा, ये सब होगा, ये करूंगा, विजुलाइज किया, सब कुछ किया, एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू माय मतलब इमेजिनेशन, और वैसे मैंने चीजों साथ में रखी। बट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आई कि मतलब वहां पे मेरे को जैसे पता है पानी अवेलेबल रहेगा, मैंने पानी कैरी नहीं किया, मैंने छतरी कैरी नहीं करी, मैंने कई सारी ऐसी चीजें, या मोबाइल फोन के साथ पावर बैंक कैरी नहीं किया, क्योंकि ऑल दिस अचानक मेरे को तीनों चीजों की जरूरत पड़ गई, बारिश आ गई, पावर चली गई, और मतलब अ, पानी का एक्सेस नहीं मिला। तो क्या मेरे को ये पूरा प्लान करके नहीं देखना चाहिए कि क्या क्या कंटीजेंसी आ सकती है, और मेरे को क्या क्या एडिशनल चीजों की उन कंटीजेंसी में रिक्वायरमेंट पड़ सकती है? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आकाश जी आपने रेज किया। यहाँ पर थोड़ा सा हम फर्क समझेंगे एक रूटीन के अंदर, और एक जो हम हमारा कोई जो अंदर से विजन क्रिएट हुआ है, कोई डीप डाउन डिजायर हमारे अंदर से निकल कर आई है जब हम उसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर बताना चाह रहा है, या जो एक्सपीरियंस मेरा खुद का भी लाइफ के अंदर है, कभी भी प्लान भी नहीं रखने का सिंपल सा कारण यही होता है। रूटीन की चीजों की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़े एम के लिए, गोल के लिए आपने अपने आप को समर्पित किया है ना, कमिटेड कर दिया है। और अब आप उसके लिए अगर मतलब ये यूनिवर्स का टेस्ट होता है बेसिकली। जैसे मैं अपने चाइना ट्रिप के एग्जांपल से आपको समझाना बताना चाहूंगा कि जब चाइना ट्रिप हमारा क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद भी क्या हुआ, एमवे के पास में क्वालिफिकेशंस बहुत लिमिटेड लोगों की थी। तो एमवे ने सोचा कि इतना बड़ा खर्चा होगा, इसके बजाय हम अगर लोगों को कैश ही दे देते हैं तो फिर ये टूर नहीं देना पड़े शायद। तो एमवे ने अपना शायद खर्चा बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन दिया कि आप चाइना टूर पे जाना चाहेंगे या फिर आप कैश लेना चाहेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट तो कह नहीं सकते थे कि हमने कैंसिल कर दिया टूर, आपको कैश दे रहे हैं बदले में। तो उन्होंने पूछा गया, तो ये यूनिवर्स का टेस्ट था हमारे सामने। जो हमारा ड्रीम था कि हमने चाइना विजिट करना है, यूनिवर्स ने हमारे सामने एक छोटी चीज पेश करी। अब अगर मेरा प्लान भी होता तो मैं कैश लेता और बात खत्म हो जाती। यानी कि मैंने अपना जो ड्रीम था चाइना विजिट का, उससे अपने आप को पीछे कर लिया। तो प्लान भी हमारे को जस्ट इसी तरीके से पीछे कर देता है, अपने उस रोल को करने के लिए जो अनएक्सप्रेस पॉसिबिलिटी हमारे थ्रू इस दुनिया में आनी थी, उसको आने से हम वंचित कर देते हैं, है ना। अगर राइट बंधुओं ने जब हवाई जहाज बनाने की सोची, और उन्होंने अगर उस समय कोई मान लीजिए बहुत फास्ट ट्रेन ही हवाई जहाज नहीं बन रहा था, एरोप्लेन का मान लो सफलता नहीं मिल रही थी,
तो उनका प्लान भी अगर होता कि चलो ठीक है एक तेज चलने वाली गाड़ी भी बना लेते हैं, तो फिर वो कभी भी जिंदगी के अंदर एरोप्लेन को इस दुनिया के अंदर नहीं ला सकते थे। तो थोड़ा सा बड़े फॉर्म के अंदर हम इसको समझे, रूटीन की इमरजेंसी या रूटीन की जो अर्जेंसीज है उनके साथ इसको कनेक्ट ना करें। ये थोड़ा सा हीरो की हम यहाँ पर बात किन लोगों की कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने जीरो से उठकर अपने आप को दुनिया को पूरी को इम्प्रेस्ड किया, दुनिया को बहुत कुछ नया दिया, ऐसे ऐसे काम करके दिखाए जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे। तो यहाँ पर उस रेफरेंस में बात हो रही है। और निश्चित रूप से आ, अगर हमने प्लान बी साथ में रखा होता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे को कहाँ लेके जाएगा, प्लान बी की तरफ ही लेके जाए। हम जब काम तो कर रहे हैं किसी प्लान ए के लिए, लेकिन माइंड में हर वक्त ऐसा चल रहा है साथ में कि ये नहीं होगा तो मैं ऐसे कर लूंगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम उस प्लान बी को ही अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि प्लान बी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, कुछ आप कह रहे थे सर। आई थिंक आप कहना चाह रहे हैं प्लान की बजाय हमें इसमें वर्ड यूज करें कि विजन भी, इमेजिनेशन भी और गोल भी, है ना? क्योंकि उस गोल तक पहुंचने के जैसे चाइना जाना क्या सेकंड ऑप्शन कैश हो गया, तो ऑप्शन बी नहीं रखना है। वी कैन मेक प्लान। मैंने समझ पाया इस चीज को अचीव करने के लिए हम कई सारे प्लान बना सकते हैं। एक रास्ता वर्क नहीं कर रहा, चाइना जाने के हम 10 रूट देख सकते हैं। उस पर अगर एक रूट नहीं कहीं पे वर्क किया तो हम डिटूर भी कर सकते हैं। बट ऑप्शन यह है कि हमें आपका कि आपको चाइना ही जाना है, आपको कुछ और नहीं लेना। हाँ जी। सेकंड ऑप्शन पे नहीं जाना, ऑप्शन बी पे जी नहीं जाना। तो जी जी। इस तरह से देख सकते हैं कि प्लान तो मैं कई जरूरत पड़ सकती है कि मैं अपना प्लान ऑल्टर कर लूं, बट मेरे को चाहिए ऑप्शन ए ओनली। ये जी कहना यहाँ चाहेंगे? पर हाँ जी, थोड़ा सा मैं आपकी बात को एक्सप्लेन करना आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, इसलिए आपको बीच में रोक दिया है। देखिए बेसिकली गोल और डिसीजन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है ना। गोल के लिए हम प्लान करते हैं, या हम मतलब क्या बोलेंगे कि हाँ, गोल के लिए हम कुछ प्लानिंग करते हैं कि हमको ये गोल पाना है और इसके लिए हमको ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जब ये ऐसी कोई इच्छा हमारे सामने आई जो या तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है या दुनिया के अंदर पहले से है ही नहीं, तो वो एक्चुअली बेसिकली एक गोल नहीं होता, एक डिसीजन होता है आपकी लाइफ का। और जब आप डिसीजन करते हैं तो आप पहला कदम सिर्फ उठाते हैं, आपको सिर्फ इतना पता होता है कि इस डायरेक्शन में मेरे को चलना है, एंड आगे के रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। और आप पहले से अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि ये ऐसे ऐसे होने वाला है। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी सिचुएशंस हैं, उन सब के अकॉर्डिंग कुछ स्टेप्स अपने डिसाइड करते हैं, और एक छोटा गोल हमारे सामने होता है जिसको हम अचीव करने के लिए कुछ प्लान करते हैं। बट यहाँ पर जब विजन को अचीव करने की बात आती है तो वो एक डिसीजन के साथ में चलती है, और वो डिसीजन जो होता है उसके अंदर प्लान नहीं होता है, एक जस्ट डिसीजन होता है जिसके साथ आप अपना काम करना शुरू करते हैं। तो ये बेसिक एक डिफरेंस आता है डिसीजन के साथ में काम करने में और किसी गोल के साथ में काम करने में। थैंक यू आकाश जी, और कुछ और बात आप करना चाहें? आई थिंक समझ मैंने गया मैं आपकी आपकी बात को बात। क्लियर। जी जी। बिल्कुल, आपने अब की बार अपने बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि आपने कहा कि पहली बात मैं समझ पाया, प्लानिंग जो होती है वो एक हाँ, उसमें हम जो रिसोर्सेज है, हमारी क्या क्या प्रेजेंट लिमिटेशंस हैं, उन सब के ऊपर ध्यान लेके करते हैं मतलब। तो जी जी। जैसे अब मेरा ये था कि जब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आरएस बनूंगा तो काम कैसे करूंगा, ये मेरे से जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसकी मैं क्वेश्चन की काफी तैयारी करके गया, मतलब कि आप ब्लाइंडो आप काम कैसे करोगे। तो अ, और मेरे पास एक बड़ा लिमिटेड विजन था कि मैं कैसे काम करूंगा, कैसे काम करूंगा। बट जब मेरी ट्रेनिंग में गया और मेरे एक बॉस थे, उन्होंने कहा कि मतलब एक कि जब जहां आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे जो सिचुएशंस होंगी, अपने आप यू विल फाइंड आउट द वेज। एनालाइज करना इस चीज को बंद कर दो। मैं बंद कर दिया। और तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि मैं डॉक्यूमेंट की फोटो खींच के डॉक्यूमेंट पढ़ लूंगा। मैं मतलब पूरा इतनी चीजें कर लूंगा, या इतना मतलब और काम का ये नेचर हो मिलेगा मेरे को, मतलब जो मेरा पैशन है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग या टीचिंग का मिक्स। तो तो मेरे को लग रहा है कि वो सारी प्लानिंग यूजलेस थी। यस। अल्टीमेटली मेरा विजन था कि मेरे को कुछ क्रिएटिव करना है, वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में कुछ करना है और अपनी नॉलेज
लेनी है और उसको शेयर करना है, तो वो मेरे को लग रहा है वो विजन ही काम आया एट द एंड। जी तो यही बिल्कुल कहना चाह बिल्कुल। रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, यही यहाँ पर जो हमारा सेंस है इस टॉपिक के तहत, या जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उसका यही सेंस है उसका, कि हम जब कोई डिसीजन करते हैं ना, एक हम हाँ किसी गोल के लिए काम करते हैं और एक हम किसी विजन के लिए डिसीजन करते हैं। तो डिसीजन, इसका जो बहुत एक फेवरेट एग्जांपल मैं अक्सर शेयर करता हूँ, जब जॉन एफ कैनेडी के दिमाग में आया कि चांद के ऊपर आदमी भेजना चाहिए, बॉब प्रॉक्टर ने अपनी किताब में भी इसको शेयर किया है। तो उन्होंने नासा के जो हेड थे, ब्राउन समथिंग उनका नाम था, तो उनको बोला कि मेरे को 70 के दशक के अंत तक चांद पर आदमी भेजना है और उसको वापस सकुशल धरती के ऊपर लेके आना है। तो जो ब्राउन थे मिस्टर नासा के हेड उस समय, उन्होंने हमारे हिसाब से सोचे तो क्या कहा होगा जॉन एफ कैनेडी से, अरे हो सकता है इतने बड़े आदमी की इच्छा को उन्होंने डायरेक्ट रिजेक्ट ना किया हो, लेकिन कहा होता ना, सर इसके लिए ये चाहिएगा वो चाहिएगा, इतने सारे आदमी चाहिए, वो आदमी कहाँ से आएगा जो इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार हो, है ना, चांद पे जाने के लिए। कल को रास्ते में उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। तो ऐसे अनेक क्वेश्चन, कोई काम क्यों नहीं हो सकता है को लेकर हमारे दिमाग में आते हैं। बट कोई भी मुझे बताएगा जिसने मेरा प्रश्न ये पहले कभी किसी मीटिंग में सुना नहीं है कि जॉन एफ कैनेडी के इस क्वेश्चन के जवाब में नासा के हेड ने क्या कहा होगा। कैनेडी का प्रश्न था भेजना है, इसके लिए क्या चाहिए, और जो नासा का हेड का रिप्लाई था, सिंपल सा रिप्लाई था, इसके लिए इच्छा चाहिए, ए विल टू डू सो, दैट्स ऑल। उसने कहीं नहीं कहा इतने करोड़ का बजट चाहिएगा, इतने आदमी चाहिए, ये चाहिएगा वो चाहिएगा, नहीं। उसने जॉन एफ कैनेडी ने पूछा इसके लिए क्या चाहिए, उसका सिंपल सा आंसर था विल टू डू सो, बस। तो इस बात के अंदर बहुत बड़ा मैसेज, जो अभी हमने टॉप हीरो की किताब को पढ़ रहे हैं, वो सारी बातें वहीं से निकल कर आती है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ की बातें। और ऑल्दो हमको ये एक्सट्रीम साइड में लगती है, क्योंकि हम बहुत छोटे गोल्स के साथ में काम करते हैं और बहुत ही क्या बोलेंगे कि ज्यादा एम्बिशियस लोगों के साथ में नहीं रहते हैं, हम हार्ड वर्कर्स के साथ में रहते हैं, हम विजनरीज के साथ में नहीं रहते। तो विजन और हार्ड वर्क के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, जहां तक मुझे समझ में आता है ऐसा ही कुछ कुछ मामला है। सो अब मैं आगे के सेशन के लिए हैंड ओवर करना चाहूंगा। हाँ जी ठीक, सिमरन जी का थैंक एक यू प्रश्न सर। डायरेक्ट आया, सर आपने कहा विजन को लिखना है, हर रोज लिखना है क्या? सो थोड़ी सी बातें इसकी करना चाहेंगे। अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज को कितना जल्दी अपने सबकॉन्शियस तक डालने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर लव एट फर्स्ट साइट वाली कैपेबिलिटी है, या फिर आप अरेंज्ड मैरिज में हस्बैंड वाइफ बन गए हैं और साथ में रहते रहते आपस में प्रेम करते हैं, तो वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ में यही होता है कि वो जितना ज्यादा रिपीट करते हैं, बार बार विजुअलाइज करते हैं, उनके सबकॉन्शियस में वो बात तब जा पाती है। ओवर टू विवेक सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। कुछ बात मुझे करने का आज मौका मिला, थैंक यू। सर थैंक यू वेरी मच। विवेक सर किसी कारणवश मीटिंग से ड्रॉप हो गए, उन्होंने हमें जाते होस्ट बना दिया। तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा, अगेन दिल से धन्यवाद। और कोई अपनी शेयर करना चाहे, नहीं तो फिर प्रेयर के साथ मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू वंस अगेन। तिलक सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी हेलो। बताइए। हाँ जी बताइए। जैसे सर अपन बात कर रहे हैं कि मतलब अपने को अपन जो भी ड्रीम होता है या मतलब जो भी चीज अपन चाह रहे हैं, हार्ड वर्क तो अपन करते ही हैं, पर जो चीज अपन चाह रहे हैं और कई बार मतलब अपन जो जिस चीज को हासिल करना चाह रहे हैं वो मिलती नहीं है, तो उसको लिखें। जैसे आपने अपने जादू बुक में भी यही था कि अपन कृतज्ञ हुए हैं और उसको लिखें। तो अभी वही वापस मैं उसको क्लियर ही करना चाह रही हूँ कि जैसे सर मैं कोई चीज चाह रही हूँ, उसको बार बार लिखने से वो चीज मुझे वो मतलब प्राप्त होएगी क्या? देखिए मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके कैमरे के अंदर शटर क्लिक कर चुका है, तो जो फिल्म जो पुराने जमाने के पोलराइड कैमरे के अंदर होती थी, या अगर हम ब्रेन के अंदर बात करें, तो अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड ने आपके पांचों सेंसेस के थ्रू जो कुछ भी अंदर दिया है, वो हमारे सबकॉन्शियस से पहले एक पहरेदार बैठा होता है, वो उसको रिजेक्ट करता रहता है, अंदर घुसने नहीं देता, अलग अलग कारणों से बताता रहता है, ये नहीं हो सकता, वो अभी तक किसी ने नहीं किया, तुम ये नहीं कर सकते, देखो उसने भी तुम्हारे बारे में ये कहा था, आज तक तुमने ये किया तब तुमको कहाँ कोई सफलता मिली, है ना, यू कांट डू इट।
तो वो जब तक आपके इन्हीं सब जो अभी हमने इतने सारे टॉपिक की बात करी, बिलीफ से लेके हार नहीं मानने तक की, तो उन सब स्टेप्स का मतलब यही है कि आप अपनी जो डिजायर है उसको, अगर वो रियल आपकी ही डिजायर है ना, आपके पेरेंट्स ने आपको कह दिया आपको डॉक्टर बनना है तो आपकी डिजायर नहीं है, उसके लिए आपको खूब सारी माथापच्ची करनी पड़ेगी। लेकिन आपके अंदर की जो अगर कोई डिजायर सामने आ रही है, तो फिर वो जब सबकॉन्शियस के अंदर एंटर हो जाएगी तो आपके एक्शंस, आपके प्लान, आपके परफॉर्मेंस, सब कुछ उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। लेकिन जबरदस्ती की कोई इच्छा लाद कर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर चाहे आप 1000 बार लिखेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला। इच्छा आपकी अपनी होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं थैंक यू अफर्मेशन करा दूं सर? मैं शांति जी। अफर्मेशन करा दूं? और भी कोई उपलब्ध हो, पीयूष जी, सरिता जी, ठीक। सुबोध जी, अमृता भाभी, अगर कुछ भी कोई भी अवेलेबल है तो कुछ बात करना चाहें तो, अदरवाइज क्योंकि आज सैटरडे हम थोड़ा सा 5-7 मिनट का लिबर्टी ले सकते हैं, और किसी के दिमाग में अभी भी कुछ क्वेश्चंस घूम रहे हैं तो हम उनकी बात भी कर सकते हैं। अमर कुमार जी ने एंट्रेज किया, अमर कुमार जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जैसे कल ही कुछ मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ, विवेक सर जी ने कोई मैसेज दिए हुए थे ग्रुप पे, और वो चीज पढ़ करके मेरे को एकदम पता नहीं, अचानक से वो चीजें आया कि मेरा 2034 तक ये सारा चीज होने के साथ साथ और 1000 मेरे पीसी होंगे प्रश्न, और मैंने उसको एकदम से सेव करके छोड़ दिया। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद वो मेरे को हो जाएगा, ऐसा अनुभव, ऐसा मैंने अपने आप फील हो गया हुआ है कल से ही। और अभी हम अपने आप को अगर देखते हैं तो बिल्कुल जीरो सिचुएशन में, जहाँ से जीरो बिल्कुल कहा जाए कि एक कदम भी कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, सबसे पहला तो शायद शब्द आपको हटाना है, कि आपने बोला कि शायद हो जाए, है ना, तो शायद शब्द के साथ में कोई भी चीज घटित नहीं हो सकती, आप प्लान बी के ऊपर चले गए। नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा है तो आपने लिखा है, और अपने सबकॉन्शियस को वास्तव में अगर आप ये दे पाते हैं तो फिर रास्ता अंधेरा। अपन ने क्या देखा अभी, जीएम राव की अगर हम कहानी देखें तो वो जीवन यापन के लिए भी राशन की दुकान से जो कुछ मिलता था उसी के ऊपर निर्भर करते थे, और आज उन्होंने इतना बड़ा एयरपोर्ट हमारे को दिया, न जाने कितने शहर उन्होंने बसाए हैं, और कितने बड़े बड़े प्लांट प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो जीरो से ही तो स्टार्ट किया था उन्होंने। तो ये आपके लिए अंधेरा जो दिख रहा है या जीरो दिख रहा है, उसकी वजह आपको बस उस लाइट को देखना है, एंड रिजल्ट हमेशा ऑलवेज विजुअलाइज एंड रिजल्ट। अंत में जब आपके पास 1000 पीसी होंगे, 3 डायमंड होंगे, तब क्या होने वाला है। अगर आप उस पिक्चर को विजुअलाइज करेंगे तो सबकॉन्शियस के अंदर वो चली जाएगी, और फिर ऑटोमेटिकली आगे की राहें खुलती चली जाएंगी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। बीच में एक हैंडरेज और भी हुआ था नीता जी का, एंड फिर शांति जी का हैंडरेज हुआ, तो नीता जी कुछ बात करना चाहें तो, अदरवाइज शांति जी। शांति दी कर सकती है सर, फिर मैं कर दूंगी। चलिए शांति जी, पहले बताइए आप क्या बताना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ सर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विजन लेते हैं तो काम पूरा भी होता है। जैसे मैंने विजन लिया था मकान का और मैंने बनाया था, तो फोकस भी रखा था कि हाँ मुझे चाहिए, तो वो जो मिला। इसी तरह से मेरे बच्चे भी जो विजन लेते हैं, जैसे मेरी बड़ी गुड़िया है, वो चाहती है मुझे पीएसयू में चाहिए। अभी एमएनआईटी में पढ़ रही थी, मुझे तो इतनी कंपनियां आई, वो नहीं 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 होती रही, तो हमेशा बोलती मम्मी मेरे को तो नहीं हो रहा है, कैसे होगा। मैं कहा तुम क्या चाहती हो, बोला पीएसयू में चाहती हूँ। तो उसका पीएसयू में तो उसका विजन क्लियर था। ऐसे ही मेरे बेटे का भी अभी यही हाल है कि उसने कहा मेरे को अच्छी कंपनी में जाना है, मेरे को इससे भी अच्छी कंपनी में जाना है। तो अभी इसको जर्मनी में लग गया। तो मतलब उन्होंने एक ही चीज पे फोकस रखा, दोनों बच्चों ने, तो वो पहुंचे भी हैं। तो ये बिल्कुल सही है, हम एक चीज पे फोकस रखते हैं और उस पे काम भी कर रहे हैं, तो वो हमारी जरूर पूरी होती है। ये बिल्कुल सही बात है सर, मैं इससे एग्री हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू शांति जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंस। एंड नीता जी प्लीज। सर मैं इसमें बात करना चाह रही हूँ, हालांकि शायद हीरो वाले उससे तो कितना मैच करता है, पर जैसे कई बार हम बात करते हैं कि हम डिक्लेयर करें अपने उसको चीज़ों को, तो मैंने कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है, जैसे शायद पहले भी एक बार अपनी बात हुई थी कि जब हम डिक्लेयर कर देते हैं तो वो अचीवमेंट होता ही नहीं है। मतलब तो कई बार मतलब क्या हमें डिक्लेयर करना चाहिए, या कई बार एकदम बोलते हैं ना वर्क साइलेंटली आपकी सक्सेस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। तो मतलब कई बार क्लैरिटी नहीं आती इन चीज़ों को लेकर कि
सॉरी, कि किस तरह से जो है मतलब जैसे विजन बोर्ड भी बना रहे हैं, तो जो लिख दिया वो कई बार ऐसा होता है कि वो होता नहीं है ना, पर सोच लिया मन में और कुछ उसके बारे में किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं किया, तो वो 100% हो जाता है मतलब। तो इसमें भी सर कुछ ऐसा है कि जैसे हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ इस तरह की चीजें काम करती है, या मतलब जैसा हमें सही लगता है वैसा कर ले और मतलब आगे बढ़ जाए? बिल्कुल, देखिए दोनों ही टेक्निक सही है, डिक्लेयर करना भी गलत नहीं है और डिक्लेयर नहीं करना भी गलत नहीं है। और जब आप डिक्लेयर करते हैं तो वो अगर नहीं होता है तो इसका एक सिंपल सा रीज़न जहाँ तक मुझे समझ में आता है, यही होता है कि आपकी डिक्लेरेशन के साथ में कहीं न कहीं कोई डाउट या फ़ियर एसोसिएटेड होता है और वो डाउट या फ़ियर आपको प्लान बी के ऊपर लेके चला जाता है। सो जब भी आप डिक्लेयर करें तो बिल्कुल करके उस समय आपको ये नहीं, अगर नहीं हुआ तो अरे लोग मेरे को क्या कहेंगे? मैं डिक्लेयर कर तो रही हूँ, फिर कैसे होगा? तो वो फ़ियर या डाउट साथ में नहीं होना चाहिए बस। नहीं, नहीं सर, कॉन्फिडेंट फ़ील करके मतलब इतना कॉन्फिडेंट फ़ील करके बोलते हैं ना, तो कई बारी जैसे हमने आईएएस की तैयारी की थी जैसे साथ में, तो उस समय ऐसा कोई डाउट नहीं था कि नहीं होगा, और वाक़ई में जिस तरह के मार्क्स आ रहे थे उसमें कोई बिल्कुल भी डाउट नहीं था। बट मैं आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मेरी लाइफ़ का ही, है ना? जी, जी। क्योंकि उस समय आई वाज़ मतलब एक जिसे बोलते हैं 0.001% डाउट भी नहीं था कि अच्छा ये भी प फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे। मुझे कभी भी नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से। बट बात ये है कि जब डिक्लेयर कर देते हैं तो देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ मतलब मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ़ में कई बार। तो मुझे लगता है कि मतलब जैसे हम कई बार बोलते हैं, जैसे आप अपना गोल लें, डिक्लेयर करें, बताएँ, तो मुझे कई बार लगता है कि शायद वो पता नहीं कितना सही है, और वैसे हम कभी जैसे मैंने कभी एक बार लिख दिया, और जैसा अभी आप बता रहे थे लव एट फर्स्ट साइट, मैं उसको नहीं समझती उस बात को। पर जैसे मैंने एक बार पहले लिख दिया था कि मुझे एक ठीक-ठाक सी गाड़ी लेनी है, मतलब सीके सर के लिए। तो मैंने उसको लिखा और विदिन 3 मंथ्स ही हम मैंने मतलब 3 मंथ्स में हमने एक गाड़ी ली, और वो ठीक-ठाक सी गाड़ी थी, मतलब सेकंड हैंड गाड़ी थी, मतलब इतना कि सर्दी से प्रोटेक्शन हो जाए, बारिश से प्रोटेक्शन हो जाए। और उसके बाद जब मैंने वापस डायरी को उठा के देखा, मैंने कहा यार इसमें ठीक-ठाक सी लिखी थी, तो सीके सर ये भी हँस रहे थे, यार अच्छी गाड़ी लिख देती। मैं कहा ऐसा पता नहीं था कि मतलब ना सही हो जाएगा। तो एग्ज़ैक्टली वही सब चीज़ हुई जो मैंने लिखा था। बट मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब डिक्लेयर कर देते मैंने किसी को बोला नहीं था, बस उसको लिख दिया था डायरी में, और उसके बाद मैं आई जस्ट फॉरगॉट। बस बाद में कभी वो डायरी उठाई तो मैंने कहा इसमें मैंने लिखा हुआ है देखो ये, और तुम्हारे को मिल भी गई, और अभी तो लिखा था जून-जुलाई में, और अगस्त में हमने वो गाड़ी खरीदी थी। जबकि हमारे पास कोई फंड्स भी नहीं थे उसको खरीदने के, और सारी चीज़ें हैं। तो मैं मतलब मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि सिर्फ़ लिख के छोड़ दें, या मतलब जैसे तो ऐसा कई बार हुआ है मतलब ना, बट ऐसा जब डिक्लेयर कर दिया तो नहीं हो पाया। हाँ, इसमें देखिए ऐसा ही है, वो एक कदम और वाली बात है। आपको अगर लगता है कि डिक्लेयर करने से नहीं हुआ तो आपने अगेन अपने आप को एक मतलब क्या बोलते हैं, ढाढ़स दे दिया कि डिक्लेयर करने से नहीं होता है। अगर आपने ये सोचा होता कि मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, मुझे तो यही चीज़, जैसे बहुत बार होता है ना, किसी ने आरएएस का एग्ज़ाम दिया और आरएएस में सेलेक्ट भी हो गया लेकिन उसको अलाइड सर्विसेज मिल रही है। तो वो रिजेक्ट कर देता है उस चीज़ को कि नहीं, मेरे को अलाइड में नहीं जाना है, मैं अगेन ट्राई करूँगा, मेन के अंदर ही जाना है। तो या हमेशा यूनिवर्स किसी बड़ी सफलता से पहले आपका टेस्ट लेगा। आपको इक्वली एक अपॉर्चुनिटी पेश की जाएगी और अगर आप लेस के अंदर सेटल होने के लिए रेडी हैं तो आपको आपका ड्रीम कभी नहीं मिलने वाला है। जैसे मैंने खुद के बारे में बताऊं तो एक बहुत बड़ा मकान का एक ड्रीम था और हम जैसा मकान ढूंढ रहे थे वैसा मकान मिल ही नहीं रहा था, है ना? लेकिन उस समय सामने एक ऐसा मकान आया जो लगभग वैसा ही था, लगभग उसी लोकेशन के ऊपर था। तो उस समय अगर हमने अपने आप को कह दिया होता ठीक है यार, 3 साल हो गए ढूंढते हुए, मिल तो रहा ही नहीं है, ये क्या कम है, ये तो हर तरह से उतना जरा सा, तो यही तो फर्क है और क्या फर्क है। तो यूनिवर्स ने टेस्ट किया साथ में कि आप अपनी डिजायर के प्रति कितना ज्यादा कमिटेड है। अगर हमने उस दूसरी अपॉर्चुनिटी जो लगभग सिमिलर होती है, हमेशा हर किसी के लाइफ में जब भी आप किसी बड़ी चीज के लिए काम करेंगे तो ऐसा मौका आएगा। और अगर आप कम के लिए सेटल होने को तैयार हैं तो आप यूनिवर्स के टेस्ट के अंदर फेल हो गए हैं। और अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो जस्ट अगले ही कदम पे आपकी सफलता, जैसे 999 बार के बाद में 1000वीं बार में बल्ब का आविष्कार हुआ, तो वो एक स्टेप दूरी तो थे खाली, लेकिन अगर उन्होंने रोक लिया होता वहां तो बात खत्म हो गई होती। तो नेवर एवर सेटल फॉर लेस। सर इस पॉइंट पे मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। जी, टाइम 8:20 का हो रहा है, थोड़ा सा संक्षेप में बात कर लें। हाँ सर, 1 मिनट ही टाइम लूंगी। डिक्लेयर करने का मीनिंग एक इस वजह से ले सकते हैं कि एक तो हम बोलकर किसी को बोल देते हैं कि ये मेरा ड्रीम है, ये डिजायर मेरा ये है, तो शायद उसको पाने में हमारे पास है जो कम रह जाते हैं सोर्स। लेकिन अगर उसको हम लिख लेते हैं और अपने पास ही रखते हैं और उसको हम प्रतिदिन देखते हैं या रोज देख रहे हैं,
तो उससे शायद हमारे इरादे मजबूत होते जाते हैं। उसको पाने के लिए हमारे अंदर और ज्यादा ताकत आने लगती है, मुझे ऐसा लगता है सर। बस यही कहना था सर। जी बिल्कुल, ये अपना अपना पर्सनल प्रोसेस हो सकता है, इसमें कहीं कोई भी प्रोसेस गलत नहीं है, कोई भी प्रोसेस सही नहीं है, दोनों ही प्रोसेस सही है। थैंक यू कविता जी। सो अफर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अफर्मेशन के लिए शांति जी ने शायद कहा था। हाथ जोड़िए और आंखें बंद कीजिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एमए का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू, मैं और मेरी टीम के मेंटर बहुत अच्छे हैं, हम उनसे मार्गदर्शन लेके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड, मेरे और मेरी टीम का हर सदस्य मीटिंग में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। थैंक यू गॉड, मैं एमए प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट यूज करती हूँ और उसके थैंक यू गॉड, आई एम डायमंड। 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 थैंक यू गॉड। थैंक यू वेरी मच। सभी का आज का दिन जीवन पूरा शुभ रहे। Thank you everybody. Go camp. Thank you थैंक यू, everyone. गो Have a कैंप। nice day. Great roasting and great discussion. बहुत अच्छी बात है बताई सर आपने।